पितृलाभ। मदन मोहन तरुण के कहानी संग्रह जंगल जिंदा है से। पितृलाभ। टेपू का पत्र पढ़कर मन व्यथा से आकुल हो उठा। मैंने उसका पत्र एक बार नहीं अनेकों बार पढ़ा। पंक्ति पंक्ति में गहरी निराशा थी। मास्टर साहब की बीमारी का समाचार था। डॉक्टरों ने उनकी बीमारी को असाध्य घोषित कर दिया था। वे ब्लड कैंसर से पीड़ित थे और अब उनकी विदाई में अधिक समय नहीं था। कैंसर के साथ ही मास्टर साहब पक्षाघात से भी पीड़ित थे। पढ़कर आंखें आंसुओं से गीली हो गईं। हम सभी उन्हें मास्टर साहब कहते थे। वे केवल टेपू के ही पिता नहीं थे, हम सबों को उनसे पिता जैसा ही स्नेह मिला था। मास्टर साहब के बाहरी व्यक्तित्व में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसमें कोई असाधारणता हो। हर कहीं से सर्वथा सामान्य सा दिखाई देने वाला चेहरा, दुबला पतला शरीर, खादी की धोती, खादी का कुर्ता, सिर पर गांधी टोपी और पैरों में मामूली चप्पल। पहने गए कपड़े बहुत साफ सुथरे हों ऐसा भी नहीं। दाढ़ी कभी बढ़ी हुई कभी बनी हुई। सब नाई की उपस्थिति पर निर्भर था। वेशभूषा और साज संवार में मास्टर साहब की कभी दिलचस्पी नहीं रही, परंतु इस साधारणता के बावजूद उनका प्रभाव असाधारण था। वे अपनी सिद्धांत निष्ठा, सत्यप्रियता तथा न्याय और नैतिकता की अटूट पक्षधरता के लिए विख्यात थे। युवा काल में वे गांधी जी की सत्याग्रही सेना के समर्पित सिपाही थे। उन्होंने देश की आजीवन सेवा का व्रत लिया था। आज भी वे उसी मार्ग के यात्री थे, किंतु पिछले कई वर्षों से उन्होंने सक्रिय राजनीति से वैराग्य ले रखा था। वे हमारे स्कूल के सम्मानित शिक्षक थे। विद्यार्थी ही नहीं, शहर के सभी लोग उन्हें सम्मान से मास्टर साहब कहा करते थे। वे गणित के अध्यापक थे और इस क्षेत्र में उनका कोई जोड़ नहीं था। उन्होंने जो एक बार पढ़ा दिया वह मन मस्तिष्क पर सदा के लिए अंकित हो गया। मास्टर साहब जिज्ञासु और गणित में कमज़ोर विद्यार्थियों को घर पर ही बुलाकर पढ़ाया करते थे। इसके लिए उन्होंने न तो किसी से कभी एक पैसा लिया, न तो कोई भेंट ही स्वीकार किया। मास्टर साहब उस युग के शिक्षक थे जब नैतिकता के मानदंड बहुत ऊंचे और मजबूत थे, परंतु जब उनके टूटने का सिलसिला शुरू हुआ तो चारों ओर उनके मलबों के ढेर के सिवा और कुछ भी शेष नहीं रहा। राजनीति की तरह ही शिक्षा भी बिकाऊ बन गई। प्रश्न पत्र सेट करने वाले मास्टरों के यहाँ ट्यूशन पढ़ने वालों की भीड़ लग गई। परीक्षा के बाद अंक बढ़ाने की कमाई अलग से। दूसरे मास्टरों की चांदी ही चांदी थी। देखते देखते कईयों के किराए के मकान निजी फ्लैटों में बदल गए। ऐसे में मास्टर साहब किसी झोपड़पट्टी के ठूंठ पेड़ की तरह दिखाई पड़ते थे। लोग पीठ पीछे मास्टर साहब की सधुक्कड़ी का मजाक उड़ाते थे। इसी ईमानदारी के कारण उनका घरेलू जीवन भी कटता और कड़वाहट से भर चुका था। माताजी मास्टर साहब की पत्नी उनके प्रति बहुत कटु थीं। वे सदा उनके निकम्मेपन के लिए कोसती रहती थीं। मास्टर साहब के गांधीवादी साथी नेता और मंत्री बन चुके थे। जो किन्हीं कारणों से यह सब नहीं बन पाए थे, वे नगर या गांवों की सरकारी या उनके अवदान से चलने वाली समितियों के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बन चुके थे। जो यह भी न बन पाए, वे पेट्रोल पंप या राशन की दुकान चलाकर पैसे पीट रहे थे। उधर मास्टर साहब ने स्वतंत्रता सेनानियों को दिया जाने वाला मेहनताना भी अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि वे अपनी निष्ठा, सदादर्श और त्याग को बिकाऊ बनाने के पक्ष में नहीं थे। जो भी सुनता वही कहता, सकल पदार्थ ही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही।
टेपू भी अपने पिता से चिढ़ा रहता था। उसके मन में अमीरों के लड़कों सी जिंदगी बिताने की प्रबल चाह थी, परंतु सबकी तुलना में उसका साधारण पहनावा, मामूली जूता चप्पल उसके आड़े आता था और उसमें हीनता की ग्रंथि पैदा करता था। वह पढ़ने लिखने में भी बहुत तेज नहीं था। मास्टर साहब उसके लिए हमेशा कोसा करते थे। यह सच है कि टेपू में मास्टर साहब की कोई विशेषता नहीं थी, परंतु अपनी महत्वाकांक्षाओं की प्राप्ति के लिए वह किसी भी सीमा तक जाने को तैयार रहता था। टेपू उन लोगों में नहीं था जिनके सिद्धांत उनसे बड़े होते हैं। सच तो यह है कि टेपू के सिद्धांतों और आदर्शों का पन्ना हमेशा खाली रहता था। वह उन लोगों में था जो अपनी आवश्यकता की चीज़ें शून्य से भी निचोड़ लेते हैं। यदि कोई खरीद सकता हो तो वह बिकाऊ माल था, और अगर कोई बिक सकता था तो वह सधा हुआ खरीदार था। टेपू की व्यवसाय बुद्धि असाधारण थी। अमीरों जैसे कीमती जूते उसने बाजार से नहीं खरीदे थे। वह उन्हें उन मंदिरों से ले आया था जहाँ भक्तगण पवित्रतापूर्वक ध्यान करते होते हैं। उम्दा पेन वह उन दुकानों से ले आया था जहाँ खरीदने के लिए उसने अनेकों पेन निकलवाए। मास्टर साहब जब उसके बोधे दिमाग और काहिलपने को कोसते ही रह गए, परंतु उसने हर परीक्षा शान से पास की। वह उन मास्टरों का सबसे शातिर और सधा हुआ दलाल था जो प्रश्न पत्र बेचते थे और परीक्षा के बाद बोधे किंतु अमीर विद्यार्थियों के अंक बढ़ाकर और बढ़वाकर पास करा देते थे। इसी कमीशन के बल पर उसने परीक्षाएं भी पास की और विद्यार्थी के रूप में ऐश की जिंदगी जीता रहा। आज टेपू एक सधा हुआ व्यवसायी है। वह रेलवे में कई प्रकार की ठेकेदारी करता है। कई स्टेशनों पर उसकी कई प्रकार की दुकानें हैं। वह रेलवे कैंटीन को राशन सप्लाई करता है। इसी प्रकार के कई कार्यों से उसकी ठेकेदारी फल फूल रही है। उसके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। अपना घर है और दरवाजे पर एक कार। जिसे भी वह अपना परिचय एक स्वतंत्र सेनानी के पुत्र के रूप में देता है, वही पिघल जाता है। वह एक सफल इंसान है। उसमें अब भी अधिक से अधिक पाने की अपार इच्छा है, चाहे उसे पाने के लिए उसे कुछ भी करना पड़े। वह सत्य, अहिंसा सबका उपयोग करने में समर्थ है। उसका कहना है कि सहयोग और सहकारिता जीवन की सफलता का मूल मंत्र है। आपको हम देते हैं, आप हमें दीजिए। तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। बड़ा पुराना सिद्धांत है। सारा गांधीवाद सहयोग और सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित है। यही सत्य है, यही सत्याग्रह है। चारों ओर पैसा बह रहा है। जितना छानना है छान लो, नहीं तो कोई और ले जाएगा। जाल फैलाए रखो। जिन्हें इन सारी बातों से डर लगता हो वे आंखें मूंदे रहें, मुंह बंद किए रहें, कानों में ठेपी डाले रहें। जीवन युद्ध है। वीर भोग्या वसुंधरा। गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं, क्लीब मत बनो, लड़ो लड़ो अर्जुन लड़ो। टेपू जब बोलने लगता है तो न जाने कहाँ से वेद शास्त्र और नीति वाक्य उसके मुंह से निकलने लगते हैं। लगता है मास्टर साहब के कई उपदेश उसके भीतर टेप हो गए हैं और वही समय समय पर बज उठते हैं, लेकिन सामने वाले पर उसका गहरा प्रभाव पड़ता है और इसी कारण कई बार अच्छे अच्छे देखते रह जाते हैं और वह काम बनाकर चला जाता है। आदर्श ही नहीं, आदर्श वाक्य भी कितने कारगर होते हैं। टेपू जब बोलने लगता है तो बोलता ही चला जाता है और जब चुप होता है तो उसमें अजब सी बेचैनी बनी रहती है। उसकी बेचैन आंखें, नाचती उंगलियों और उठने और बैठने के बाद जोरों से हिलते पांव, कभी इधर कभी उधर चलना, सब देखकर लगता है जैसे उसके भीतर ज्वार भाटा आ रहा है। संवेदना बिल्कुल भोथरी हो चुकी है। वह जानता है आज चीज़ें छुरी से नहीं, भोथरी पर भारी छुरी से कटती हैं। वह एक कुंद और भारी छुरी है। वह किसी चीज़ पर जब तक थापी लगाता रहता है जब तक वह उसका मनोवांछित न उगल दे। उसके लिए कभी वह थापी यूँ चलाता है मानो सहला रहा हो, कभी जरा जोर से जैसे याद दिला रहा हो, कभी वह चुपचाप बैठ जाता है जैसे उसे कोई ज़रूरत नहीं, मगर किसी भी हालत में वह थापी पर अपनी पकड़ ढीली नहीं होने देता। अगर ऐसे नहीं मिलता तो वह अपना मनोवांछित मांग कर, नोच कर, डपट कर, घिघिया कर, मगर किसी भी तरह हासिल करता है। मगर मास्टर साहब के
इस हड्डी के ढांचे से उसे क्या मिलेगा? पड़ोसी के पिता एक्सीडेंट में मरे, पर मरते मरते भी ढेर सारा मुआवजा दे गए, परंतु ऐसी सब की किस्मत कहाँ। मास्टर साहब को मैं जितनी बार देखता उतना ही मन व्याकुल हो उठता। उनका चेहरा रेखाओं का जाल हो चुका था। वे रेखाएं कभी सघन होती, कभी फैल जाती। लगता था जैसे उसके भीतर कोई भूचाल सा आ गया हो। वे सुन सब रहे थे, होठ फड़फड़ाते, परंतु आवाज़ नहीं। आंखें खुलने का प्रयास करती, परंतु पलकों में ऊपर उठने की ताकत नहीं। आंसुओं की धारा से चेहरा गीला। सचमुच कितना कठिन था यह जीवन। टेपू के शब्दों में गांधीवाद कितना अपाहिज हो चुका था। न जी रहा था, न मर रहा था। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। टेपू ने मुझे 2 दिन और रोक लिया। इस बीच मैंने देखा उसका व्यापार खूब फल फूल रहा था। शहर के कई प्रकार के लोग उससे मिलने तथा मास्टर साहब के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने आते। कर्मचारी और छोटे मोटे अफसर भी। संवेदना प्रकट करने की औपचारिकता के बाद खान पान और लेन देन की रहस्यमय बातें होती। दूसरी पार्टियों की चुगली करते हुए शिकायत होती। अपने काम की तारीफ और दीन दुनिया की थोड़ी चर्चा के बाद कड़ी सौदेबाजी होती। अगले दाव पेंच तय किए जाते। देखकर लगा चारों ओर उसकी अच्छी साठ-गांठ है। वह खेल में बचपन से ही माहिर हो चुका था, परंतु एक स्वतंत्रता सेनानी का बेटा होने का कड़ा दावा वह तब कर रहा था जब गांधीवाद पूरी तरह अपाहिज हो चुका था। मेरे लिए यह मानना कठिन था कि गांधीवाद बिकाऊ नहीं रहा। बेचने की कला आनी चाहिए। बाजार में कमाई के अनेक रास्ते हैं। मेरे लिए वहाँ रुकना संभव नहीं था। छुट्टियाँ कम थी, काम ज़्यादा था। फिर वहाँ रुककर भी मैं करता क्या? अब तो बस प्रतीक्षा थी, केवल प्रतीक्षा। टेपू को धैर्य रखने की सलाह देकर मैं लौट आया। मैं जानता था टेपू के लिए औपचारिकताएं व्यर्थ थीं। उसका कुशल मस्तिष्क सब कुछ भूलकर अब किसी नई योजना में लगा होगा। दूसरों के जीने मरने की औपचारिकताएं उसे ज़्यादा परेशान नहीं करती। अभी मास्टर साहब को देखकर वापस लौटे 15 दिन भी नहीं हुए थे कि टेपू का दूसरा पत्र उनके दुखद देहावसान की सूचना लेकर आ पहुंचा। मास्टर साहब को मैं जिस हालत में देखकर लौटा था, उसे ध्यान में रखते हुए उनका देहावसान असमय या स्वाभाविक क्या, सर्वथा उनके हित में था। उन्हें अपने पास बुलाकर ईश्वर ने उन पर कृपा की थी, परंतु यह पत्र इतना साधारण नहीं था। इनमें जिन कारणों से उनकी मृत्यु की सूचना दी गई थी वह बहुत ही अस्वाभाविक और रहस्यमय लगती थी। टेपू ने लिखा था, मास्टर साहब तीर्थ यात्रा के लिए गए थे। उस ट्रेन का दुर्भाग्यवश एक्सीडेंट हो गया और उसी दुर्घटना में मास्टर साहब भी चल बसे। इसमें कोई संदेह नहीं कि मास्टर साहब से मिलकर लौटने के 7-8 दिन पश्चात मैंने एक भयंकर ट्रेन एक्सीडेंट की खबर अखबारों में पढ़ी थी। रेलवे ने मृतकों के परिवार को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की थी। इस हादसे के शिकार मेरे पड़ोस के परिवार के एक सदस्य भी हुए थे। इस एक्सीडेंट में मास्टर साहब की मृत्यु, इसे समझ पाना सरल नहीं था। मैंने उन्हें जिस हालत में देखा था उसमें तीर्थ यात्रा तो क्या, अपनी खाट से उठना बैठना तक असंभव था। फिर वे अर्धांग से पीड़ित भी थे। मास्टर साहब कभी ऐसे धार्मिक भी नहीं रहे थे कि तीर्थ यात्रा की बात सोचें। सब कुछ असूझ और अविश्वसनीय लग रहा था। जो भी हो, मुझे तो इस दुखद घड़ी में वहाँ पहुँचना ही था। टेपू देखते ही मुझसे लिपट गया। उसने अपने गले की आवाज़ को भारी करते हुए बताया कि किस प्रकार संकेतों से मास्टर साहब ने तीर्थ यात्रा की इच्छा व्यक्त की, किस प्रकार अपने बड़े पुत्र की सहायता से वह मास्टर साहब को लाद कर ट्रेन यात्रा के लिए ले गया, किस तरह एक सहयात्री की सहायता से उसने उन्हें यात्रा पर भेजा। कलपते हुए टेपू ने बताया कि उस यात्रा के बाद उसने मास्टर साहब को जिस रूप में देखा वह बयान करने लायक नहीं था। उनका शरीर कट छट कर छिन्न भिन्न हो गया था कि किसी तरह उन्हें उनकी चप्पल से ही पहचान पाया, और वहीं उनका क्रियाकर्म कर वापस लौट आया। इतना कहकर टेपू ने गौर से मेरी ओर देखा
और फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। हाय, मैं पितृविहीन हो गया। टेपू की आंखें सूखी थीं। जरूर वह अपने हृदय से रो रहा था। एकादश कर्म के सिलसिले में आए हुए उसके गांव के चाचा बार बार पूछ रहे थे कि भाई साहब को वे जिस रूप में छोड़कर गए थे उससे तो वे एक जीवित शरीर भर रह गए थे। हिलना डोलना बोलना तो न जाने कब से बंद था। उस पर वह तीर्थ यात्रा, और वह भी अनजान मुसाफिरों के साथ। मगर टेपू कुछ बोलने की अपेक्षा चुपचाप अपनी सूखी आंखों से रोए चला जा रहा था। पड़ोसी रहस्य में चुप्पी साधे हुए थे। कर्मकांड उस रोज अपनी पूर्णाहुति पर पहुंच ही रहा था कि टेपू का लड़का अपने हाथ में बड़ा सा लिफाफा लिए उल्लसित भाव से करीब करीब चिल्लाता हुआ आया। लगता था जैसे वह उड़ान भर रहा हो। उसके पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उसने एक विजेता के भाव से लिफाफा हिला हिलाकर अपने पिता को दिखाया और करीब करीब चिल्लाते हुए सोल्लास बोला, नहीं क्यों देता, भूख किसे नहीं लगती। थोड़ा थोड़ा सबको खिला दिया और अपना सामान बाहर निकाल लाया। पूरे 1 लाख का चेक है। इस बीच सभी लोग उत्सुक हो चुके थे। उस व्यथा भरी घड़ी में यह असाधारण उल्लास किसी की समझ में नहीं आ रहा था। टेपू इस स्थिति को समझ रहा था और मन ही मन अपने लड़के की नादानी पर खींच रहा था, परंतु उसने अविलंब अपने लड़के के हाथ से लिफाफा करीब करीब छीनते हुए अपनी जेब में डालकर कहा, जब तोता ही नहीं रहा तो पिंजड़ा लेकर क्या करूँगा। तभी गांव के चाचा जी ने पूछा, आखिर यह क्या है। टेपू ने अपनी आवाज़ भारी कर उसमें दर्द पैदा करने का प्रयास करते हुए कहा, कुछ नहीं, रेलवे की नई स्कीम है कि ट्रेन स्कीम में मरने वालों को वे कुछ मुआवजा देते हैं। टेपू कुछ बोलता उसके पहले ही चाचा जी ने तीखी परंतु रहस्यमय वाणी में कहा, रख ले, यह पितृलाभ है जो वे जीवित रहते नहीं कर सके, मरते मरते वे तुम्हें अपनी मौत का मुआवजा दे गए। चाचा जी की इस टिप्पणी में इतनी गहराई और तीक्ष्णता थी कि चारों ओर सन्नाटा छा गया। मैं बार बार सोच रहा था परंतु समझ नहीं पा रहा था। न जाने किस ट्रेन ने मास्टर साहब को कुचल दिया। न जाने किस अनजानी चिता की आग उन्हें लील गई। मृत मास्टर साहब का चेहरा तो टेपू भी नहीं पहचान सका था। वह केवल उनकी चप्पल ही पहचान पाया था। क्या मरने वाले वही थे? क्या वह चप्पल मास्टर साहब की ही थी? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, परंतु टेपू का अनुमान झूठा कैसे हो सकता था। अब मैं लौट रहा था तो टेपू वह चेक बैंक में जमा करने जा रहा था। उस समय उसके चेहरे पर निष्ठुर मुस्कान थी या अथाह वेदना, मेरे लिए यह समझ पाना मुश्किल था। मदन मोहन तरुण।